ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किए थे पॉइंट नंबर 5 तक डिविडेंड के बारे में। ठीक है। अच्छा, नोट्स के बारे में बता दूं आप लोगों को। डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड का यहाँ पर फोटो आया हुआ था, इमेज आया हुआ था, पर डिविडेंड का जो प्रोविज़न था उसका 5 पॉइंट नहीं आया था। तो आप लोग 5 पॉइंट को समझ लो। मेरा तबीयत खराब होने की वजह से मैं नोट्स नहीं बना पाया हूँ, तो आप लोग समझ लो। मैं बीच में दे दूंगा आपको, नहीं तो आप लोगों को ग्रुप में ही भेज दूंगा मैं। वो प्रोविजन रिलेटिंग टू डिविडेंड का जो 10 पॉइंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी 5 नंबर पॉइंट पढ़ा चुका हूँ। 6 से 10 जो मैं पढ़ाऊँगा वो मैं आप लोगों को पीडीएफ या फिर कुछ इमेज बना के आप लोगों को मैं ग्रुप में छोड़ दूंगा, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 6। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को क्लास कर लिया करो। मैं कल भी 4 बजे तक रात को मैं बनाया हूँ क्लास, अभी भी 4:30-5 बजने वाला है। रात भर बनाना पड़ता है मुझको भी, सब कोई सो जाने के बाद मुझको क्लास बनाना पड़ रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ वेस्ट मत करो। मेरा तबीयत खराब होने के बाद भी मुझको बनाना पड़ रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड तुम लोगों को है। प्लीज़ क्लास कर लो। पॉइंट नंबर 6। डिविडेंड डिक्लेरेशन, डिविडेंड डिक्लेरेशन in absence of profit, in absence of profit, in absence or sorry, in absence or inadequacy of profit, inadequacy of profit। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ला। आज मैं 5 पॉइंट कराऊंगा तो आप लोगों का ये 10 पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये जो पॉइंट था डिविडेंड डिक्लेरेशन इन एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, मतलब होता है जब हमारे पास प्रॉफिट। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि जरूरी नहीं कि हमको हमेशा डिविडेंड देना पड़ता है, ये क्लियर कर दूं। डिविडेंड देना कोई कंपलसरी नहीं है। इफ वी हैव द प्रॉफिट, इफ वी हैव द अर्निंग, देन ओनली वी कैन प्रोवाइड द डिविडेंड, एज वी हैव डिस्कस्ड इन पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 2, आई डोंट नो। But if you have adequate profit, then only you will follow the rule of payment for dividend. But in case you have inadequate profit or no profit, then you are required to follow these rules. अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है या फिर अगर आपके पास प्रॉफिट है पर बहुत कम है, उस केस में आप लोगों को ये 3-4 चीज फॉलो करना है, क्योंकि आपको पहले ही बोल दिया गया था प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा तो डिविडेंड देने का जरूरी नहीं है। बट फिर भी अगर तुम डिविडेंड दे रहे हो तो ध्यान रखना, अगर आप लोग कम प्रॉफिट या प्रॉफिट नहीं होने पे भी डिविडेंड दे रहे हो तो आपको 3-4 रूल फॉलो करना पड़ेगा, वरना आपके ऊपर पेनल्टी हो सकता है। किसके ऊपर? डायरेक्टर के ऊपर। देखते हैं। फर्स्ट, रेट ऑफ डिविडेंड। अगर ऐसा है प्रॉफिट नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, उस केस में रेट ऑफ डिविडेंड shall not exceed, that means less than equals to भी नहीं, shall not exceed, okay, less than equals to that मतलब उतना या उससे कम, shall not exceed 3 years average, 3 years average dividend rate in immediate preceding year, in immediate preceding year। क्लियर? अगर आपके पास प्रॉफिट कम है तो आप लोगों को, जैसे मैं 2019-20 का डिविडेंड दे रहा हूँ, 19-20 का अगर डिविडेंड दे रहा हूँ और मेरे पास बहुत कम प्रॉफिट है, तो आप 18-19, 17-18 और 16-17 लास्ट का जो 3 साल, जो पिछले 3 साल जो दिए थे, आप पिछले 3 साल का एवरेज कर दोगे, तीनों को जोड़ दोगे, बाय 3 कर दोगे। जैसे कि एग्जांपल में सोच लो 2019-20 में मुझे देना है और प्रॉफिट बहुत कम है, तो 18-19, 17-18, 16-17, इसमें मैं दिया था 10%, इसमें मैं दिया था 12% और इसमें दिया था मैं 18%। हाँ, मैं इसमें दिया था 18%, 18 नहीं, एक बार कर देते हैं इसको,
20%, ठीक है, 20%, 12% और 10%। तो बताओ इस बार मैं कितना मैक्सिमम दे सकता हूँ? 20 प्लस 12 प्लस 10/3, 14%। मतलब मैं इस बार अगर 14% से ज़्यादा दिया, प्रॉफिट नहीं होने के बाद भी, प्रॉफिट होने के बाद भी अगर 14% से ज़्यादा दिया तो मेरे ऊपर पेनल्टी हो सकता है, तो इसीलिए मैं 14% से कम दूंगा। पहला पॉइंट। दूसरा रूल क्या, ये एक पॉइंट के अंदर सब पॉइंट चल रहा है, और क्या ध्यान रखना पड़ेगा मुझको? द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट shall not exceed 1/10 of the sum of its paid up capital and free reserve as per, ठीक है, amount withdrawn from the accumulated profit, अगर आपको नहीं दिख रहा है क्लियरली तो जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट shall not exceed, अगेन shall not exceed 10%, 1/10 मतलब ऑब्वियस आता है 10%, 10% ऑफ सम ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, जैसे ऑब्वियस सा बात है, अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं है तो मैं कहाँ से दूंगा, मतलब जो डिविडेंड है वो कहाँ से दूंगा? पुराना कोई प्रॉफिट से। अगर मैं पुराना प्रॉफिट से दे रहा हूँ तो पुराना, अगर मैं कहीं पर प्रॉफिट जमा करके रखा हुआ था उसको बोलते हैं हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर पुराना कोई से भी फंड में मैं पैसा रखा हुआ था, इस बार मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाया हूँ और अगर उसमें से निकाल के मैं सबको डिविडेंड दे रहा हूँ, तो ध्यान रखना उससे जब मैं निकालूंगा तो वो कितना निकाल सकता हूँ? 10% या उससे कम। कितना से कम? 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। इसका एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से 3 मार्क में आ सकता है। हाउ विल यू डील फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ इनएडिक्वेट और नो प्रॉफिट, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूं आप लोगों को। जैसे एग्जांपल, हमारा पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल हम लोगों का कैपिटल है, कंपनी का पेड अप कैपिटल है 10 लाख, 10 लाख। रिजर्व है 2 लाख, तो 10 और 2 12 लाख। अब जब मैं पैसा निकालूंगा तो 12 लाख का 10% कितना? 1,20,000 या उससे कम निकाल सकता हूं। क्लियर है? टोटल हो रहा है 12 लाख, 12 लाख का 10% 1,20,000, 1,20,000 या उससे कम निकाल सकता हूं। पॉइंट नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट प्रोविजन, नेक्स्ट बैलेंस ऑफ रिजर्व, बैलेंस ऑफ रिजर्व shall be more than equals to 15% of paid up capital, ठीक है। अब ये पॉइंट समझाऊं, पैराला क्लियर है? 10 लाख हमारे पास पेड अप कैपिटल था, 2 लाख हमारे पास रिजर्व था, पुराना रिजर्व, उसमें से अगर मैं निकाल के दे रहा हूं तो कितना निकाल सकता हूं? 1,20,000 या उससे कम निकाल सकता हूं। चलो मैं 1 लाख निकाल दिया, ध्यान देना, मैं 1 लाख निकाल दिया। अगर मैं 1 लाख भी निकाल देता हूं तो और कितना रुपया बच जाता है? रिजर्व में कितना बच जाएगा? 1 लाख अगर मैं दे देता हूं तो रिजर्व में कितना बच जाएगा? और 1 लाख, वो जो बच जाएगा ना वो हमेशा किसका ज्यादा होना चाहिए? इससे ज्यादा होना चाहिए, इसका 15% से ज्यादा होना चाहिए। तो बताओ 10 लाख का पेड अप कैपिटल का 10 लाख का 15% कितना होता है? फिर से समझा रहा हूं, पेड अप कैपिटल का 10% मतलब होता है 1.5 लाख, सॉरी 15% मतलब होता है 1.5 लाख। 10 लाख का 15% 1.5 लाख, मतलब याद रखना रिजर्व में मैं जितना भी दे दूं बचा हुआ अमाउंट जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए, 1.5 लाख या 1.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। मतलब मैं दोनों पॉइंट को अगर ध्यान दूं तो मैं कितना ही दे पाऊंगा? सिर्फ 50,000 दे पाऊंगा। बिकॉज अगर मैं इसमें से अगर 1,20 दे देता
पुराने हिसाब से 1 20 देता तो बच जाता कितना 80, तो वो गलत हो जाता। मुझे ये तीनों पॉइंट पे ध्यान रखना पड़ेगा, तीनों पॉइंट पे, ये तीनों पॉइंट को मुझे समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों को डाउट होता है तो फिर आप लोग पूछ लोगे, एक बार वीडियो फिर देख लोगे, लेकिन जो भी हो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट, ये 6 हम लोग का खत्म होता है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, अच्छा, टाइम लिमिट। सॉरी, नो डिक्लेरेशन और पेमेंट if any default, if any default, if any default। अगर सोच लो तुम कंपनी के ओनर हो और कंपनी में कहीं पर तुमने कुछ डिपॉजिट किए थे या फिर उधार लिए थे या कुछ भी चीज जिसका इंटरेस्ट कुछ अमाउंट बनता है, वो इंटरेस्ट या फिर कुछ भी अमाउंट आप लोगों को कंपनी को पे करना था। अगर कंपनी को तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो, कंपनी को तंग कर रहे हो, तो कंपनी भी तुमको तंग करेगा, कंपनी भी तुमको नहीं देगा पैसा। डिविडेंड तुमको तभी डिक्लेयर होगा जब तुम्हारे तरफ से कभी कोई इश्यूज ना आया हो, तुम्हारे तरफ से कभी भी कोई पेनल्टी, कभी भी कोई आउटस्टैंडिंग ना हो। अगर तुम्हारी तरफ से कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है तो उस केस में वो तुमको प्रोवाइड कर देगा पैसा। डिविडेंड पेबल ओनली इन कैश, ये समझ में आ रहा है, ओनली इन कैश, ये पॉइंट बहुत इजी है। डिविडेंड पेबल ओनली इन कैश मतलब समझ में आ रहा है कि हम लोग कैश नहीं दे सकते हैं किसी भी तरीके से और किसी काइंड में नहीं दे सकते, ठीक है, उसको डिविडेंड नहीं माना जाएगा। क्या कोई टाइम लिमिट है? टाइम लिमिट, टाइम लिमिट को मैं अलग से पॉइंट नहीं बना रहा हूँ, इसी के अंदर लिख दे रहा हूँ, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, 30 दिन तक, 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट सबको दे देना चाहिए। अगर आप 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं दे रहे हो तो आपके ऊपर फिर अगेन फाइन लगेगा। ठीक है, 8 पॉइंट ऐसे तो एनएफ है, यहाँ पर 16-17 पॉइंट दिया है, बट इतना मैटर नहीं करता, ये 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट था, मैं आपको 8 पॉइंट समझा चुका हूँ। अच्छा, कल मैं एक प्रोसेस बताया था, मैं फिर से एक बार प्रोसेस वो समझा दूँ कि डिविडेंड एक्चुअल में डिक्लेयर कैसे होता है। ध्यान देना, यहाँ एक बुक में भी आपका एक डायग्राम दिया हुआ है। डिविडेंड जिस दिन डिक्लेयर होगा, आज सोच लो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ कहाँ पर, मैं आपको समझा चुका हूँ। डिविडेंड डिक्लेयर होता है एनुअल जनरल मीटिंग में। डिविडेंड जिस दिन डिक्लेयर हुआ उसके 5 डेज के अंदर, विद इन 5 डेज के अंदर, मैं आपको समझाया था, मैं डेज थोड़ा सा बोला था, प्रॉब्लम हो रहा है मुझको याद नहीं है, मैं पूरा कंफर्म करके बता रहा हूँ। 5 डेज के अंदर हम लोग 5 दिन के अंदर हम लोग उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेंगे, सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे, ठीक है। अगर यहां पर कितना दिन तक ये रुका हुआ रहेगा, ये रुका रहेगा 1 महीने तक, ये वेट करेगा 30 डेज, 30 डेज यहाँ पर रहेगा रुपया, ठीक है। 30 डेज के बाद फिर 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर हमको इसको डालना पड़ेगा अनक्लेम अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, और यहां पर वो पड़ा रहेगा 7 साल तक। मैं आप लोगों को बताया था, ये यहां पर पड़ा हुआ रहेगा 7 ईयर्स तक। ये 7 ईयर्स तक के बाद
अगर फिर भी कोई पैसा लेने नहीं आया तो ये इसको जमा कर दिया जाएगा IEPF अकाउंट। IEPF अकाउंट का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये एक ऐसा फंड है जहाँ जिसको यूटिलाइज किया गया है कि जिन लोग भी शेयर मार्केट में डील करते हैं उनको बहुत सारे जिनको आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उनको समझाने के लिए या नॉलेज देने के लिए यहाँ से पैसा खर्चा किया जाता है। गवर्नमेंट यहाँ से पैसा यूज करता है टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ शेयर मार्केटिंग। बट तो 7 साल बाद ये IEPF अकाउंट में जमा हो जाएगा। ये प्रोसेस मैं उस टाइम ठीक से नहीं समझा पाया था, ये पूरा प्रोसेस है। क्लियर? थैंक यू।